चैप्टर चल रहा है वो है दो चर वाले रैखिक समीकरण योग, यानी कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में जो हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है वो पढ़ लिए हैं, या और उसको साइमल्टेनियसली कैसे डील किया जाता है वो हमने सीखा है कि कैसे हम लोग उसको साइमल्टेनियसली डील कर सकते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, ग्राफ की सहायता से हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का हल कैसे ढूंढ सकते हैं। तो हमने पिछले वीडियो में ये सब डिस्कस किया है। थ्री कंडीशन, यानी कि जब इंटरसेक्ट होता है तब कौन सा क्या वैल्यू होती है, जब नहीं करता है तब क्या वैल्यू होती है, जब एक ही लाइन पे आता है तब क्या वैल्यू होती है। तो ये सब हमने सीखा है। आज हम लोग एक एग्जांपल देख लेते हैं कि उसका सॉल्यूशन क्या होता है। लेकिन हालांकि हमने 3 एग्जांपल दिया था वहाँ पे। अब हम लोग देखते हैं कि जैसे हमारे पास है x + 3y = 6 और 2x - 3y = 12। ठीक, तो ये हम लोग इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करें तो कैसे करेंगे। तो ये समीकरण हमने 1 कर लिया, ये समीकरण हमने क्या किया 2 कर लिया। इसी तरीके से ना हमारा एल्गोरिथम था कि पहले समीकरण 1 और समीकरण 2 मानेंगे, फिर इसमें हम लोग आलेखीय विधि जो होता है उसको लगाएंगे। तो यहाँ पे हमने एक बॉक्स बनाया ग्राफ को प्लॉट करने के लिए। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू को निकालेंगे। तो x हो जाएगा, यहाँ पे y हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे कि सबसे पहले समीकरण 1 को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो x है हमारे पास समीकरण x + 3y, तो 3y को इधर रहने देते हैं और x को उधर भेज देते हैं। तो 6 माइनस क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। अब x की वैल्यू पुट करेंगे और उसमें हम लोग क्या करेंगे, रखेंगे ग्राफ के लिए। तो हमने यहाँ पे x = 3 कर लिया और फिर x = 0 रख लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पे 3y = 6 - 3 हो जाएगा। और हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग या तो ऐसे भी कर सकते हैं, 3 को इधर भेज सकते हैं, यानी कि 3 को भी इधर भेज सकते हैं। तो 3 हो जाएगा, y = क्या हो जाएगा 6 - x/3। तो अगर हमने x = 3 रखा है तो 6 - 3/3 हो जाएगा। ठीक, तो अगर हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि जैसे यहाँ पे हम लोग देखते हैं y = 3/3, यानी कि 1 आ रहा है। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, 3 पर 1 आ रहा है, ये एक वैल्यू हो गई। अब दूसरा वैल्यू हम लोग पुट करके देख लेते हैं। यहाँ पे 3 की जगह पे क्या पुट करेंगे, हम लोग एक बार 0 पुट करके देख लेते हैं। क्यों, क्योंकि 2 वैल्यू चाहिए होता है हम लोगों को ग्राफ बनाने के लिए। तो हमने 6 - 0 कर दिया, तो 6 - 0 कर दिया तो 6 ही हुआ। तो 6 क्या हो जाएगा, 6/3, यानी कि 6/3 हो जाएगा = 2। तो y = 2 आ गया, यानी 0 पे क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। ठीक, एक समीकरण को तो हमने सॉल्व कर लिया, एक समीकरण को हमने क्या किया, सॉल्व कर लिया। अब आते हैं दूसरा पर। दूसरों को हम लोग ऐसे ही करते हैं, दूसरों को भी हम लोग दूसरा का भी सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कि -3y = 12 - 2x, यानी कि 12 - 2x। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि y = क्या हो जाएगा, अगर हम लोग क्या करें, माइनस को उधर भेज दें तो क्या होगा, 2x, ये माइनस इधर आ जाएगा तो प्लस में 2x हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, माइनस में 12 हो जाएगा, और बट्टा में क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक, तो अगर हमने यहाँ पे कर दिया तो अब वैल्यू पुट कर लेते हैं। वैल्यू तो हम लोग वैल्यू पुट कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम देखते कैमरा चल 2x - 12 - 3 ये हो गया। तो यही अगर हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, y = 2 × 3 - 12/3। ठीक, तो क्या हो जाएगा, y = 6 - 12/3, y = क्या हो जाएगा, -6/3, यानी कि माइनस क्या हो जाएगा, 3 हमने पुट किया, 2 × 3 = 6 -
-12 और 3, तो 3 2 जा 6 यानी कि हमारे पास -2 बच जाएगा। तो इसके लिए भी हम लोग क्या बनाते हैं, एक बॉक्स बनाते हैं, ठीक, एक बॉक्स बनाते हैं, इधर बना लेते हैं हम लोग, इधर यहाँ पे x y। तो हम लोग देख रहे हैं कि 3 पे हमारे पास क्या रहा है -2। अगर 0 रखते हैं, यहीं पे अगर 0 रख लेते हैं तो क्या हो जाएगा 0, और यहाँ पे क्या हो जाएगा -12/3, तो -4 हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि 0 रखने पे -4 आ रहा है, तो इसका हम लोग ग्राफ की सहायता से सॉल्यूशन कैसे ढूंढ सकते हैं, चलिए तो एक बार देख लेते हैं। सॉल्यूशन ढूंढने के लिए बोले तो हम लोग क्या ग्राफिकली सॉल्यूशन ढूंढने के लिए बोल रहे हैं, तो हम लोग देखते हैं कि कहाँ इसका सॉल्यूशन मिलता है। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे हम लोग को बनाना होगा एक कार्टेशियन, ये हो गया। अब ये 0 x डैश y डैश 1 2 3 4 5 1, यहाँ पे 1 2 3 4 5, थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, 1 2 3 4 4, ठीक, 1 2 3 4 5। अब हम लोग चलते हैं, इसका जो हमारे पास पॉइंट मिला उसको स्थापित करते हैं। 3 पे क्या आ रहा है 1 आ रहा है, 3 पे 1 आ रहा है, तो हम लोग यहाँ पे चलते हैं और इसको यानी कि 3, 1 हमने लिख दिया, ठीक। अब 0 पे हमारे पास क्या रहा है 2 ये रहा है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 0, 2। अब इसको हम लोग अगर मिला दें तो ये कहाँ से जाएगा 1 2 3 4 5, यानी कि इसको थोड़ा सा ऊपर से जाएगा, ये 6 से जाएगा, ठीक, ये सीधा जाएगा, इस पर थोड़ा सा टेढ़ा हो जा रहा है, आप लोग ग्राफ पे पेपर पर बनाएंगे तो हो जाएगा। अब आते हैं कि 3, -2, 3, -2, तो 1 है ये 2 है, तो 3, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे -2 और 0, -4, तो 0, -4 कहाँ से हो जाएगा, यहाँ पे होगा 0, -4, ठीक। तो अब इसको हम लोग अगर मिलाते हैं, अगर ये जाता है जैसे कि, ठीक, तो ये कहाँ पे कट कर रहा है, जहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये यूनिक सॉल्यूशन का क्या है कि हम लोग इसको जो इक्वेशन दिए थे उसको हम लोग डायरेक्टली भी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन अगर ग्राफिकली दे दिया और पूछा कि इसका हल क्या हो सकता है तो आप लोग कैसे बताएंगे। तो हम लोग गिनते हैं 1 2 3 4 5 6, ये 6 है, तो हम लोग बोलेंगे कि 6, 0 इसका सॉल्यूशन है। सॉल्व करके देख लेते हैं, चलिए x + 3y = 6 और 2x - 3y = 12। तो हमने क्या 6, 0 तो 6 + 3y क्या हो जाएगा 0 = 6, यानी कि ये 0 हो जाएगा, 6 = 6। LHS और RHS क्या हुआ बराबर हो गया। अब दूसरा के लिए देख लेते हैं, तो दूसरा के लिए 2 × क्या हो जाएगा 6 और -3 × 0 = 12, और क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा और -0 = 12, यानी कि 12 = 12। LHS और RHS बराबर हो गया। तो हम लोग क्या कहेंगे ग्राफ की सहायता से हम लोग जहाँ पे कट करता है, ये यूनिक सॉल्यूशन में जहाँ पे कट करता है उस पॉइंट को ले लेते हैं। नो सॉल्यूशन का तो हम लोग छोड़ ही देते हैं कि नो सॉल्यूशन का कोई नो सॉल्यूशन होता है, यानी कि पैरेलल बता दिए तो हम लोग उस पॉइंट को बता देंगे कि ये पॉइंट क्या हो रहा है पैरेलल आ रहा है। और अब रहा कोइंसिडेंस वाला, ये इनफाइनाइट वाला, तो इनफाइनाइट का तो जो हम लोग वैल्यू निकालेंगे वो एक ही पर लाइक करेगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि वो उसका सॉल्यूशन है, और उसको पुट करके हम लोग देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो ये इस तरीके से हम लोग ग्राफ को रिप्रेजेंट
करते हैं और सोल्यूशन निकालते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं दूसरा थोड़ा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे कि हमारे पास ये हमने पहले समझा दिया क्योंकि अभी अभी आपने पढ़ा हुआ है ग्राफ, तो इसलिए हमने बता दिया। अब आते हैं कि जैसे हमने सीखा था कि ये हम लोग वैल्यू कैसे निकालते हैं। जैसे कि हम लोग देख लेते हैं एक क्वेश्चन कि के किस मान के लिए, इस तरह का हम लोग क्वेश्चन देता है के किस मान के लिए रैखिक समीकरण का अनगिनत हल होगा, ठीक, अनगिनत हल होगा। तो हमारे पास ये दिया हुआ है 2x प्लस, पहला नंबर दिया है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5 और 4x प्लस ky इज इक्वल टू 10। तो अनगिनत हल का कंडीशन क्या होता है? अब तो आप इसमें सबसे पहले बारी बारी से क्या करेंगे, रियल नंबर के सेट से वैल्यू पुट करेंगे तब ना निकालेंगे। तो हम लोगों ने डायरेक्टली निकालना सीखा है कि कैसे हम लोग निकाल सकते हैं के किस मान के लिए, इसमें के है तो किस मान के लिए ये अनगिनत हल हो सकता है। तो कंडीशन क्या होता है हमारे पास, a1 बाई a2 इज इक्वल टू a2 बाई b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। यही हमारे पास कंडीशन होता है अनगिनत हल के लिए। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए तो हम लोग क्या करेंगे, इससे करेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। इस समीकरण से हम लोग क्या करेंगे, इसको देखेंगे। तो a1 इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 2, b1 इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 3 और c1 इज इक्वल टू -5, ठीक। और यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि a2 इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 4, b2 इज इक्वल टू k और c2 इज इक्वल टू -10 दिया हुआ है। तो इस वैल्यू को हम लोग इस तरीके से सजाते हैं, जैसे कि 2/4 इज इक्वल टू 3/k इज इक्वल टू -5/-10 हो गया। इस तरीके से हमने ये कर दिया। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग समीकरण की तरह से क्या करेंगे, समीकरण की तरह बनाएंगे। जैसे कि k का वैल्यू हम लोग को ढूंढना है कि किस मान के लिए k की ऐसी कौन सी वैल्यू रखी जाए ताकि ये तीनों के तीनों आपस में बराबर हो जाए, तभी तो अनगिनत हल होता है, हम लोग जानते हैं। तो हम लोग यहाँ पे इसी को कंपेयर कर लेते हैं। जैसे कि 2k इज इक्वल टू 2 में k से इंटू करेंगे तो 2k हो जाएगा और 4 3 जा 12, k इज इक्वल टू 12/2 तो ये हो जाएगा 6। अगर यहाँ k का मान 6 रख दिया जाए, सपोज 6 रख दिया जाए, तो ये जो होगा वैल्यू वो क्या हो जाएगा 2 1 जा 2 2 1 जा 2 तो 1/2 2 जा 4 हो जाएगा 1/2 3 1 जा 3 3 2 जा 6 1/2 और माइनस तो माइनस कैंसिल हो जाएगा तो 5 1 जा 5 इज इक्वल टू 1/2 5 2 जा 10 हो जाएगा तो 1/2 1/2 1/2 क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। k का अगर हम लोग 6 मान रख देते हैं तो क्या होगा कि ये अनगिनत हल हो जाएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि अगर समीकरण में ऐसे लिखेंगे, अगर समीकरण में 6 k की वैल्यू 6 रख दिया जाए, k इज इक्वल टू 6 रख दिया जाए, तो क्या होगा अनगिनत हल होगा, ठीक। तो इस तरीके से हम लोग फाइंड करते हैं, समझ में आ रहा है। इसको हम लोग को एग्जाम में पूछता है इस तरीके का क्वेश्चन, और हम लोगों को पता लगाना भी बहुत, यानी कि जब हम लोग को सॉल्यूशन यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 2k इज इक्वल टू क्या 2k इज इक्वल टू 12। हमने यहाँ पे एक
उदाहरण लेके देखा था कि 1/2 हो जाएगा, यानी कि अगर 6 रख देते हैं k का मान तो ये बराबर हो जाएगा ना। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। तो इस तरीके से एक और हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग चलेंगे अलजेब्रिक मेथड। अलजेब्रिक मेथड क्या होता है उसको हम लोग जानेंगे। तो ये समझ में आ गया आप लोगों को। एक हम लोग और क्वेश्चन इस तरीके से देख लेते हैं। ये क्या था, ये हमारे पास जो साइमल्टेनियसली डील करते हैं उस तरीके का क्वेश्चन है। तो ये है हमारा दूसरा जो क्वेश्चन है वो है, यहाँ पे बोल रहा है कि r के, यहाँ पे जो r है, r के किस मान के लिए x माइनस आर वाई इज इक्वल टू आर और x प्लस आर माइनस 2 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि यहाँ पे ऐसे लिखते हैं r और यहाँ पे लिखेंगे और x प्लस आर माइनस 2 इज इक्वल टू 2 का हल नहीं होगा, किस मान के लिए हल नहीं होगा? तो हल नहीं होगा उसका कंडीशन क्या होता है, a1 by a2 is equal to b1 by b2 does not is equal to c1 by c2, ये ना होता है। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, समीकरण a1x plus b1, समीकरण a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 और a2x plus b2y plus c2 is equal to 0, इससे हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। जैसे a1 is equal to क्या दिया हुआ है हमारे पास, a1 is equal to दिया हुआ है x, तो x का जो कोफिशिएंट होगा क्या होगा 1 हो जाएगा, ठीक। और b1 is equal to क्या दिया हुआ है, b1 is equal to x ry दिया हुआ है, तो ry है तो हम लोग r लिख सकते हैं ना। और c1 is equal to क्या दिया हुआ है, r ही दिया हुआ है। अब देखते हैं कि a1 is equal to क्या दिया हुआ है, तो फिर से 1 ही दिया हुआ है x है ना, और b1 is equal to क्या दिया हुआ है, तो r माइनस 2 दिया हुआ है, और c1 is equal to क्या दिया हुआ है, तो 2 दिया हुआ है, ठीक है। तो बोल रहा है कि ऐसे कौन सी वैल्यू रखिए r की ताकि ये हमारे पास कोई सॉल्यूशन ना दे। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते कंपेयर करके, a1 by a2 1 1 है यहाँ पे, a1 by a2 तो 1 by हम लोग लिखेंगे 1 इज इक्वल टू क्या है r, यहाँ पे b अपॉन हम लोग कर सकते हैं जैसे कि यहाँ पे है r अपॉन r माइनस 2 इज इक्वल टू r by 2, ठीक। तो हम लोग अब क्या करेंगे, यहाँ से देखते हैं, इसको हम लोग कंपेयर करेंगे, डज नॉट इज इक्वल टू होगा, सॉरी यहाँ पे डज नॉट इज इक्वल टू 0 होगा। तो हम लोग देखते हैं कि r यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2r इज इक्वल टू 2 हो जाएगा ना, r से ये r कैंसिल हो जाएगा और ये क्या बचेगा 2 बच जाएगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि r इज इक्वल टू 2 by 2 यानी कि 1 आ रहा है। अगर 1 रख दिया जाए तो क्या होगा, यहाँ पे अगर मान लो यहाँ पे r को हटाकर 1 और r माइनस 1 माइनस रख दिया जाए 1 माइनस 2 और यहाँ पे भी 1, तो तभी तो 1 माइनस 2 क्या 1 by 1 माइनस 1 हो जाएगा, ठीक, माइनस 1 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे दोनों बराबर नहीं आ रहा है ना, तो हम लोग कह सकते हैं कि 1 वैल्यू है जिसको रखने पर 1 वैल्यू है, r का 1 वैल्यू है जिसको रखने पर क्या होगा, यहाँ पे हम पहले फिर से रख दे रहे हैं r अपन क्या हो जाएगा r माइनस 2 और r अपन 2, r की अगर हम यहाँ पे वैल्यू 1 रख दे रहे हैं तो हमारे पास क्या होगा, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। तो इस तरीके से हम लोग करते हैं फाइंड। अब चलिए हम लोगों ने
क्या दो कर दिया। पहला क्या किया कि अनगिनत हल, ये नो सॉल्यूशन एक यूनिक के लिए करके देख लेते हैं। चलिए तो हम यहाँ इसको हम मिटा देते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि यूनिक सॉल्यूशन के लिए, यूनिक सॉल्यूशन क्या होता है हमारे पास। जैसे कि यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन है, ठीक। अब हमारे पास दिया है कि के किस मान के लिए, किस मान के लिए, मान के लिए अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल होगा। तो यहाँ पे हम समीकरण को लिख लेते हैं, जैसे दिया है कि px, यहाँ पे p के किस मान के लिए, यहाँ पर हमारे पास लिखना होगा p के किस मान के लिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि px plus 2y, px plus 2y is equal to 5, is equal to 5, 3x plus y is equal to 1, ठीक, y is equal to 1। तो हम लोग जानते हैं कि यूनिक सॉल्यूशन का कंडीशन क्या होता है, उसी से हम लोग निकालते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि a1 by a2 does not is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2। तो देखते हैं कि क्या होगा p के किस मान के लिए। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि a1 is equal to, उसी समीकरण से हम लोग कंपेयर करेंगे a1 x plus b1, a1 is equal to क्या हो जाएगा p, b1 is equal to क्या हो जाएगा 2 और c1 is equal to -5, a2 is equal to क्या हो जाएगा 3, b2 is equal to क्या हो जाएगा 1 और c2 is equal to क्या हो जाएगा -1, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे इस समीकरण से लिख लेते हैं कि a1 p by क्या है 3 है और डेफिनेट इज इक्वल टू 2 by 1 है। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि 2 और इज इक्वल टू क्या है -5 by -1। तो इसको हम लोग कंपेयर करके देख लेते हैं कि p इज इक्वल टू 6, क्योंकि p इज इक्वल टू 6, p को अगर हम लोग 6 रख दें तो क्या होगा उसके लिए, अगर p सपोज यहाँ पे हमने p की जगह 6 रख दिया तो 6 क्या हो जाएगा 3 2 जा 6, 3 हो जाए 3 और क्या हो जाएगा 3 2 जा 6, यानी कि इसके लिए क्या होगा हमारे पास जो आएगा 2 by 1 है, ठीक है। और तो ये तो इज इक्वल टू हो जा रहा है, तो इसका मतलब हमारे पास px है और 3x है। तो अगर p इज इक्वल टू, हाँ p इज इक्वल टू 6 रखा जाए तो ये तो हो जाएगा, लेकिन अब फिर से इसी को कंपेयर करके हम लोग इससे देख लेते हैं तो माइनस तो माइनस कैंसिल हो जाएगा, जैसे कि p बाई यहाँ पे रख लेते हैं 3 और 5 बाई क्या हो जाएगा 1, तो p इज इक्वल टू 15, यानी कि अगर 15 भी रखते हैं तो क्या हो जाएगा 3 हम लोग ऐसे कर सकते हैं, इसका तो आ जाएगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे अगर 6 को छोड़कर, यानी कि 6 आ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे 6 के लिए तो हमारे पास नहीं हो रहा है, इसको हम लोग छोड़ देते हैं। यानी कि अगर 6 रख रहे हैं p का मान 6 रख रहे हैं, जैसे कि आपको हम फिर से समझा देते हैं p/3 है, ठीक। तो p के किस मान के लिए रखा जाए ताकि ये दोनों बराबर ना हो, ठीक। तो p का मान अगर 6 रखा जाए तो ये तो 3 1 जा 3 हो जा रहा है, 3 2 जा 6, यानी कि क्या हो जा रहा है यहाँ पे हमारे पास क्या आ जा रहा है 2 by 1 ही आ जा रहा है, इसके बराबर आ जा रहा है। तो हम लोग क्या बोलेंगे 6 को नहीं रखेंगे, यानी कि 6 डज नॉट इज इक्वल टू अगर हो p इज इक्वल टू अगर 6 नहीं हो, समीकरण में से 6 को अगर निकाल दिया जाए, समीकरण में से अगर 6 को यानी कि रियल नंबर में से अगर 6 को निकाल दिया जाए तो क्या होगा ये यूनिक सॉल्यूशन हो सकता है। 6 आ गया है, बात यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से समझिएगा कि 6 आ गया है तो 6 अगर रख रहे हैं तो इसके बराबर आ जा रहा है, तो हमको
क्या चाहिए, इसके बराबर नहीं चाहिए। तो हम लोग 6 को नहीं रखेंगे, रियल नंबर में से 6 को निकाल के बाकी किसी को रखेंगे तो ये यूनिक सॉल्यूशन के बराबर हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। तो इस तरीके के क्वेश्चन आप लोग बहुत ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए तो आप लोगों को समझ में आएगा। जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन है कि यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि पी क्यू के किन मानों के लिए निम्न समीकरण युगपत का निम्न मानों के लिए युगपत समीकरण का निम्न हो सकते हैं। पी क्यू का